हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग यूजीसी नेट आपका एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पेपर 2 का क्लास लेकर आए हैं। ठीक है। और इसमें आप लोग को आज के क्लास में हर दिन के भांति आज उपभोक्ता को लेकर आए हैं। ठीक है। उपभोक्ता चैप्टर का नाम है, समझे। और उपभोक्ता से संबंधित हम लोग बातें करेंगे और ये यूनिट 1 से है, समझ गए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करनी चाहिए। ठीक है। कह रहा है कि एक उपभोक्ता की बात होता है कि निश्चित आय और विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करनी चाहिए जिससे कि वह अधिकतम क्या होगा, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अथवा वह संतुलन की स्थिति भी प्राप्त कर सके। और शास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का इस संबंध में प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण कह सकते हैं, या फिर प्रकट अधिमान विश्लेषण भी कह सकते हैं। समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब देखिए, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में कौन करते हैं? ड्यूपिट, गॉसेन, वालरस और मेजर तथा जेवेंस आदि 9 परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने इसे किया। और इन विचारों की आलोचना कौन करते हैं? एडम स्मिथ, रिकार्डो और अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने करते हैं। ठीक है। और 20वीं शताब्दी में मार्शल तथा पिगू ने गणनावाचक विश्लेषण को आगे फिर विकसित करते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना चाहिए और नोट करते जाना चाहिए। ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि फिशर ने आपका उपयोगिता के माप को व्यक्त करने के लिए, है ना, यूटिल मापदंड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन? फिशर। ये भी याद रखना होगा। अब बता देते हैं कि इनके बाद आपका कुल उपयोगिता आती है। ठीक है। और किसी वस्तु की विभिन्न, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? सो देखिए कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त, है ना, उपयोगिता की इकाइयों से जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। और यह उपयोगी उपभोग की गई वस्तु की कुल मात्रा का फलन जो है, कुल मात्रा का जो फलन है आपका, समझ गए, TUX बराबर F, है ना। QX, F क्या है? फलन है। समझ गए। इस फलन को बतलाया गया है। और इसमें आगे अब हम ले चलते हैं आप लोग को। ठीक है। कि सीमांत उपयोगिता, समझ गए क्या है? कि सीमांत उपयोगिता में देखिए कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी का प्रतिपादन कौन करते हैं? जेवेंस करते हैं। और इसे अतिरिक्त उपयोगिता भी कहा जाता है। और किसी वस्तु की एक अधिक या, ठीक है, या एक कम इकाई के प्रयोग, है ना, करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन पाया जाता होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का, है ना, निम्न समीकरण से मापा जा सकता है। समझ गए। और सीमांत उपयोगिता का जब समीकरण की बात हो तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों आप लोग को पूछा गया है, पूछा जाता है। MUN, ठीक है, MUN आपका बराबर है आपका TUN, ठीक है, प्लस TUN-1, समझ गए, माइनस है यहाँ पर। ठीक है। और MU बराबर आप लोग का होता है कि W कह रहे हैं डेल्टा TU बाय डेल्टा Q, समझे, इस तरह का हो गया। अब इसमें देखिए MUN है क्या? इकाइयों की सीमांत उपयोगिता। और TUN क्या है? कि N इकाइयों की कुल उपयोगिता। और TUN-1 जो है कि N-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता। डेल्टा TU बराबर आपका कुल उपयोगिता में परिवर्तन की बात किया जाता है। और आपका डेल्टा Q बराबर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की बात किया जाता है। समझ गए। और नोट बता दें इसमें कि सीमांत उपयोगिता पहला धनात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋणात्मक हो सकती है। समझ गए। तो सीमांत उपयोगिता आप लोग को 3 तरह से हो सकता है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस तालिका में आप लोग देख सकते हैं, समझ गए, इस तालिका से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या, देखिए कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों में संबंध। ठीक है। ये आपका इकाई मात्रा को बतलाया गया है। समझ गए।
पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, ठीक है। इसमें उपयोगिता पहला से कितना 8, दूसरा से 14, इस तरह से आप लोग का 6 तक आपका 20 में आपका अधिकतम होता है। समझ गए। सीमांत उपयोगिता उसी तरह से आपका पहला वस्तु से 8, आपका दूसरा से 6, और उसके बाद 4, उसके बाद 2, और आपका पाँचवीं वस्तु में आपका शून्य उपयोगिता हो जाता है। उसके बाद आपका ऋणात्मक होता है। तो कह सकते हैं कि विवरण धनात्मक सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता में अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपका कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ता दिखाई देता है। और शून्य सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता क्या होता है आपका अधिकतम होता है। जहाँ पर आपका शून्य सीमांत उपयोगिता होगा तो कुल उपयोगिता आपका क्या होगा, अधिकतम होगा। और उसी तरह के सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कुल उपयोगिता घट रही है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कुल उपयोगिता क्या होती है, घट रही होती है। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग इसी टॉपिक में बता दें कि मूल का विरोधाभास और हीरापानी विरोधाभास, ठीक है, ये होता क्या है। मूल का विरोधाभास अथवा हीरापानी विरोधाभास में बताया जा रहा है कि कई अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता था कि किसी वस्तु की कीमत उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के बराबर होती है। अतः जिन वस्तुओं के उपभोग से, ठीक है, जिन वस्तुओं के उपभोग से कुल उपयोगिता कम प्राप्त होती है उनका मूल्य कम, ठीक है, होना चाहिए। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। और पानी के बता दें कि पानी के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता हीरों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होती है। परंतु पानी की कीमत हीरों की कीमत से क्या होता है, बहुत कम होता है। यही कारण है कि मूल का विरोधाभास है ना, मूल का विरोधाभास अथवा कह सकते हैं कि हीरा पानी विरोधाभास इसे कहा जाता है। समझ गए। और एडम स्मिथ ने ही हीरा पानी विरोधाभास को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए। अब आप लोग बता दें जेवेंस ने इस विरोधाभास की व्याख्या कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता, ठीक है, के अंतर द्वारा इसको आलोचना करते हैं। समझ गए। और बता दें किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत और कुल उपयोगिता के स्थान पर सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। समझ गए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसमें देखिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता विश्लेषण की आधारशिला को बतलाता है, ठीक है, पर आधारित है। अतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे, जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपयोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती जाती है। समझ गए। ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के कई अर्थशास्त्रियों जैसे आपका वेंथम, गॉसेन, ठीक है, जेवेंस, मेजर, ठीक है, वालरस इन नियम को प्रतिपादन करते हैं। जेवेंस के अनुसार यह नियम, ठीक है, वेबर फैशनर के मनोवैज्ञानिक नियम पर क्या है, आधारित है, जिसके अनुसार किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व भी कम होते जाता है। समझ गए। इसी तरह से है। अब आगे देखिए, ठीक है, बोल्डिंग इस नियम को है ना लॉ ऑफ इन्वेंटरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और इसे गॉसन का प्रथम नियम भी कहते हैं। और इस तालिका की उपयोगिता को ह्रास नियम के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समझ गए। जैसे आप देख सकते हैं कि आप पहला रोटी में पहला जो इकाई है उससे कितना उपयोगिता मिलता है, 10, दूसरे से आपका 8, इस तरह से करते हुए 6 रोटी में आपका, ठीक है, 0 जाता है और 7वां रोटी में वो माइनस में उसका उपयोगिता प्राप्त होता है और ये बढ़ते चला जाता है। आप देखिए कि कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को के निम्न अपवाद है। समझ गए। इसमें भी है आपका, कहता है दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं के लिए, उनके बाद कंजूस व्यक्ति के लिए, ये सब जो आपका उपयोग आपका है
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है काम नहीं करेगा कंजूस व्यक्ति के लिए। समझ गए। तो आप बता दें कि आगे कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत बता दें कि इस नियम के अनुसार, है ना, देखा जाए कि एक उपभोक्ता, ठीक है, एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिकतम क्या है, संतुष्टि या संतुलन की स्थिति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। अब देखिए आगे कि उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति वह अवस्था है, समझ गए, जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। और इस नियम की व्याख्या सबसे पहले 19वीं शताब्दी के फ्रेंच, है ना, इंजीनियरिंग गॉसेन ने की थी। समझ गए। अब बता दें इसलिए इसे गॉसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। और डॉक्टर मार्शल ने इस नियम को समसीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। और इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी सीमित आय, ठीक है, इस प्रकार खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए, ठीक है, जाने वाले अधिकतम, ठीक है, अधिकतम रुपए से मिलने वाली आपका सीमांत उपयोगिता बराबर होता है। समझ गए। अब देखिए सैमुअल्सन के अनुसार, सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है कि जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि mu1/p1 बराबर mu2/p2 बराबर mu3/p3। समझ गए। यदि वस्तुओं की कीमतें समान है तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को निम्न समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। और mu1 बराबर mu2 बराबर mu3, ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से समीकरण। ये सबको देखिएगा कि उपरोक्त समीकरण में mu1 बराबर mu2 बराबर mu3 पहली, दूसरी और तीसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को क्या कहता है, दर्शाता है। और p1 p2 p3 जो है पहली और दूसरी और तीसरी वस्तु की क्या बतलाता है, ये आपको कीमत को दिखलाता है। समझ गए। चलिए इस तरह से हम लोग देखें। अब देखिए उपभोक्ता की बचत को भी थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि आप लोग को पिछले क्लास में सब मिला है। ठीक है। तो एक उपभोक्ता की वस्तु के कीमत, ठीक है, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देना पसंद करता है। समझ गए। इस तरह से है। तो आप लोग बता दें कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। ठीक है। यदि वस्तु की कुछ इकाइयों के लिए जो वह वास्तव में देता है, ठीक है, और उसे अधिक देने के लिए वह तैयार होता है, और वह राशि जो देने को तैयार होता है तथा वास्तव में वह जो देता है, उसी अंतर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और उपभोक्ता की बचत का फिगर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है। और आगे तुरंत आप लोग को नई क्लास लेकर आएंगे अगले टॉपिक में, आपका यूनिट 1 से ही। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है। और बता दें इस तरह से वीडियो आप लोग को लगातार आते रहेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, है ना, और उसे भी लाभ पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।